नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेट स्टडी और हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कई सारे सिद्धांत जो कि हमारे एग्ज़ाम रीट, सीटेट और मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के अंतर्गत, जो कि सभी का सिलेबस सेम है, उनमें पूछे जाते हैं और ये सीरीज़ हमारी चल रही है। तो आज हम पढ़ेंगे मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। जिसने किसी भी एग्ज़ाम को दिया है, टीचिंग एग्ज़ाम को, वो इसकी महत्ता को समझता है कि इसमें से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इसे ध्यान से अंत तक देखा तो ये सिद्धांत मैं आज आपको अच्छे से समझा दूंगा और आप इसके बाद से गलत प्रश्न नहीं करेंगे। इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत को। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, इसका कई और नाम भी हैं जो आप पढ़ सकते हैं। अहम विकास का सिद्धांत, जीवन अवधि का सिद्धांत, अहम सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो वैसे तो इसका ये पहला नाम ही सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते हम एग्ज़ाम को देखते हुए। तो ये 3 नाम और आपको याद रखने हैं। वहाँ पर कोई सा भी नाम आपको आ सकता है और आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन आप यहाँ पर एक बात देखिए कि यहाँ पर इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम है, तो आप ज़रूर से इसे भी याद रखिएगा ताकि आपकी कन्फ्यूज़न ना हो। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी इसको इंग्लिश में कहा जाता है, जिसके जनक इरिक एरिक्सन हैं और इन्होंने 1952 में इस सिद्धांत को दिया, ये भी आप याद रखिएगा। और ये वियना ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। बेसिकली ये सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे, ठीक है, जिन्होंने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया। उनके सभी के वीडियोस और क्वेश्चन आंसर वाली वीडियोस भी मैंने डाली हुई है, जिनके लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से इसको आखिरी तक देखिएगा। एरिक्सन सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे और इन्होंने नव फ्रायडवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया। ठीक है, याद रखिएगा, नव फ्रायडवादी विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया। यदि प्रश्न आता है तो आपको इरिक एरिक्सन लगाना है। और यदि ऐसा भी आ सकता है कि एरिक्सन ने कौन सी विचारधारा का प्रतिपादन किया, तब भी आपको नव फ्रायडवादी लगाना है। और इस विचारधारा के अंतर्गत इन्होंने व्यक्तित्व के अहम प्रकार को ध्यान में रखकर मानव के विकास का जन्म से लेकर मृत्यु तक अध्ययन किया था। ठीक है, संपूर्ण जीवन अवधि को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी कि इस सिद्धांत में व्यक्ति की पूरी जीवन अवधि से संबंधित डिटेल्स यहाँ पर उन्होंने दी है। तो यह सिद्धांत बालक के संवेगात्मक, सामाजिक एवं नैतिक विकास पर आधारित होता है। ठीक है, अतः इसे मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा आप, इन्होंने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तुत की। क्वेश्चन आ सकता है कि इरिक एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक विकास में कितनी अवस्थाएं प्रस्तुत की, तो वहाँ पर आपको 8 लगाकर आना है। तो पहली अवस्था इन्होंने दी विश्वास बनाम अविश्वास की, जिसकी उम्र 0 से 1 वर्ष है और इसका उपनाम शेषवावस्था है। ध्यान रखिएगा, सभी में पहले आगे मैं नाम यहाँ पर मेंशन करूँगा, बाद में उसकी उम्र और बाद में उसका उपनाम। साथ ही विशेषताएं मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता चलूँगा, जिससे आप एकदम से क्लियरली समझ जाएंगे। तो ध्यान से इसे आखिरी तक देखिए। विश्वास बनाम अविश्वास, ये 0 से 1 वर्ष के बच्चे में पाई जाती है और वो शेषवावस्था की उम्र में पाई जाती है। अब आप देखिए कि बच्चा इस एज में अपने माता पिता एवं परिवार के सदस्यों पर तो विश्वास प्रकट करता है, लेकिन बाहरी लोगों पर अविश्वास प्रकट करता है और कभी कभी वो माता पिता के ऊपर भी अविश्वास प्रकट कर देता है। इसे ही विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था कहते हैं। तो दूसरी अवस्था हम देखेंगे तो एक पा रहे हैं स्वतंत्रता बनाम शर्म की। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से 3 वर्ष की उम्र में बच्चा स्वतंत्रता बनाम शर्म वाली अवस्था में आता है और इसको इरिक एरिक्सन ने प्रारंभिक अवस्था कहा है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा। बालक एकांत में रहना पसंद करता है और एकांत में खेलता है। यदि उसके ऊपर बंधन लगाए जाते हैं तो उसमें शर्म आने की भावना उत्पन्न हो जाती है और भविष्य में उसका व्यक्तित्व अंतर्मुखी व्यक्तित्व हो सकता है। वो संकोची हो सकता है, कुछ भी काम करने से पहले वो संकोच कर सकता है, वो शर्म उत्पन्न उसमें हो सकती है और भविष्य में उसका जो है व्यक्तित्व अंतर्मुखी व्यक्तित्व हो सकता है। तो अब तीसरी अवस्था हम देखेंगे पहल बनाम अपराध बोध। ठीक है, पहल वर्सेज अपराध बोध, यानी कि बच्चा किसी भी चीज़ की पहल करेगा और उसको अपराध का बोध हो सकता है। इसमें एज फैक्टर ध्यान रखिएगा आप
कई कई जगह पर 3 से 5 वर्ष है और कई जगह 3 से 6 वर्ष है। तो यहाँ पर मैंने दोनों मेंशन किए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में गलत ना हो। जो ऑप्शन आपको ठीक लगे वहाँ पर 3 से 6 आए तो आपको 3 से 6 को लगा देना है, 3 से 5 आए तो 3 से 5 को लगा देना है। और इस अवस्था को एरिक्सन ने खेल की अवस्था भी कहा है। तो अब इसके अंदर सुनिए आप कि बालक घर से बाहर निकलने की पहल करता है, ठीक है, पहल करना है उसको। बालक घर से बाहर निकलने की पहल कर रहा है, किंतु भय बहुत अधिक होता है उसके अंदर इस एज में, 3 से 6 की वर्ष की उम्र में। अतः वह इस द्वंद्व में रहता है कि उसे कोई अपराध ना हो जाए, ठीक है। जैसे कि उसने किसी ग्लास को उठाने की पहल करी कि देखता है कि भाई ये ग्लास कैसा है, कांच का है, लेकिन उसके अंदर अपराध बोध भी होता है कि अगर ये ग्लास गिर गया तो मैं एक अपराध कर दूंगा, ठीक है, घर वाले डांटेंगे। इस प्रकार की अपराध बोध की उसमें भावना होती है। बढ़ते हैं चौथी स्टेज की ओर, परिश्रम बनाम हीन भावना। अब इस एज में देखिए आप, बच्चा परिश्रम करता है वर्सेज उसे हीन भावना उसमें उत्पन्न होती है। इसमें एज जैसा कि 5 या 6 से 12 वर्ष तक की उम्र में ये होती है, लेकिन इसे फ्रायड ने विद्यालय की अवस्था कहा है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि फ्रायड के अनुसार परिश्रम बनाम हीन भावना में कौन सा उपनाम होता है या कौन सी अवस्था होती है, तो विद्यालय की अवस्था होती है। आपको ये सभी भी याद रखने हैं क्योंकि यही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिएगा इसका उदाहरण, बालक विद्यालय की अवस्था है, ध्यान रखिएगा, विद्यालय जाना आरंभ करता है, सीखने के लिए कठिन परिश्रम भी करता है, किंतु असफलता मिलने पर वह हीन भावना से ग्रसित हो जाता है कि वह कैसे सीख पाएगा, वह सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इस प्रकार की भावनाएं उसमें उत्पन्न होती हैं। अब देखते हैं हम 5वीं स्टेज में क्या होता है, पहचान बनाम पहचान भ्रांति, ठीक है, यानी इसे संकट की अवस्था भी हम कह सकते हैं। इसे संकट की अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप, पहचान बनाम पहचान भ्रांति। अब इस वर्ष में इसमें बच्चा 12 से 18 साल की उम्र का हो जाता है और आपको पता है 12 से 18 साल की उम्र को किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है और किशोरावस्था को संकट का काल भी कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप। और इसकी विशेषताएं सुनिए, इसमें एरिक्सन के अनुसार बच्चा क्या करता है, बालक सामाजिक नियमों का पालन करने लग जाता है और वह समाज में अच्छे गुणों का प्रदर्शन करता है, किंतु समाज द्वारा किए गए नकारात्मक व्यवहार से ये भ्रांति भी उत्पन्न हो सकती है उसके अंदर कि वो कौन है, समाज में उसका क्या स्थान है आदि। इसीलिए इसे भ्रांति की अवस्था कहते हैं, पहचान बनाम पहचान भ्रांति, ठीक है। वो सब पहचान हो गई है कि सामाजिक नियमों का हमें पालन करना चाहिए, अच्छे गुणों का पालन करना चाहिए और प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन कभी कभी समाज द्वारा किए गए नकारात्मक व्यवहार से उसके अंदर ये भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि समाज में क्या सही है क्या गलत है, वो कौन है, उसका क्या स्थान है समाज में, इस प्रकार से। तो अब बढ़ते हैं छठी अवस्था की ओर। छठी अवस्था है आत्मीयता बनाम अलगाव, ठीक है। इसमें बच्चा 20 से 30 वर्ष का होता है और इसे तरुण वयस्क अवस्था कहते हैं या तरुणावस्था कहते हैं, याद रखिएगा। अब इसकी विशेषताएं ध्यान से सुनिएगा आप। इसे सच्ची दोस्ती एवं सच्ची दुश्मनी की अवस्था कहते हैं, याद रखिएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, सच्ची दोस्ती या सच्ची दुश्मनी की अवस्था किसे कहते हैं, तो वो छठी अवस्था है आत्मीयता बनाम अलगाव 20 से 30 वर्ष की उम्र में, या तरुणावस्था भी वहाँ पर लिखा हुआ हो सकता है, तो आपको सही करके आना है। इस अवस्था में बच्चा अपने दोस्तों के प्रति आत्मीयता का लगाव रखता है, साथ ही किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए नकारात्मक व्यवहार या बुरे व्यवहार या उसे किसी का व्यवहार अगर अच्छा नहीं लगा तो वह स्वयं को उससे अलग कर लेता है। यानी कि इसे सच्ची दोस्ती सच्ची दुश्मनी की अवस्था इसलिए कहते हैं कि बच्चा अगर इस एज में जिसका दोस्त बन गया तो वह हमेशा उससे आत्मीयता रखेगा, और अगर किसी से दुश्मनी हो गई तो हमेशा उससे अलगाव में रहेगा वो, ठीक है, यानी उससे हमेशा दूर रहेगा, पूरी ज़िंदगी दूर रहेगा। इसीलिए इसे सच्ची दोस्ती दुश्मनी की अवस्था कहते हैं। बढ़ते हैं 7वीं अवस्था की ओर। 7वीं अवस्था की ओर बढ़ते हैं, जननेन्द्रियात्मकता बनाम स्थिरता, यानी कि जो हमारी जननेन्द्रिया होती हैं, ज्ञानेन्द्रिया होती हैं, उनके बनाम स्थिरता वर्सेज स्थिरता। और व्यक्ति की उम्र इनमें 40 से 60 होती हैं, कई कई जगह पर 64 भी दी हुई है, तो आपको दोनों यहाँ पर याद रख के चलना है। इसमें बच्चा या व्यक्ति उत्तर वयस्क अवस्था में कहलाता है, यानी कि 40 से 60 या 64 की अवस्था को उत्तर वयस्क अवस्था कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं ध्यान से सुनिएगा आप उदाहरण के माध्यम से। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी अगली पीढ़ी के बारे में चिंतन करना आरंभ कर देता है, ठीक है।
उसके अंदर ये भावना उत्पन्न होती है कि वह अपने बच्चों को कैसे विकास कर सकता है, उनके लिए क्या कर सकता है, उनको कैसे सफल कर सकता है। 40 से 60 वर्ष का व्यक्ति अपने बच्चों को सफल करना चाहता है और उनके लिए क्या क्या कर सकता है, हर एक संभव कोशिश करता है। ये उसी से संबंधित है, जननेंद्रियात्मकता बनाम स्थिरता, तो इसको याद रखिएगा। 8वीं और अंतिम अवस्था है संपूर्णतया बनाम निराशा। ध्यान रखिएगा, इसकी एज होती है 40 या 64 से मृत्यु तक की सारी एज इसमें आती है संपूर्णतया बनाम निराशा में, जिसे परिपक्वता की अवस्था भी हम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा आप, इस अवस्था में व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा तैयार करता है। अपने द्वारा किए गए बुरे कार्यों पर पछतावा होता है उसे, साथ ही निराशा नजर आती है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, अब उनको बदल नहीं सकता और उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि अंतिम समय में निराशा के साथ उसकी मृत्यु होती है। ठीक है, वो अपने जीवन के किए गए सारे बुरे कार्यों पर दुख जो जताता है स्वयं को। दोस्तों, ये सिद्धांत यहीं पर ख़त्म होता है। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। इसी तरह की और भी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दे रहा हूँ, ज़रूर से देखिए। धन्यवाद।